नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं और हिंदी में हम मेजर टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि जो कंपटीशन में अधिकतर उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें, जैसे समास है, संधि है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, क्रिया, कारक, ऐसे हम टॉपिक पढ़ेंगे जो हर वैकेंसी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहुँचे जाते हैं। तो वैसे ही ये जो टॉपिक है समास जहाँ पर भी कोई सी भी वैकेंसी है, जैसे पटवार है, रिट है, प्री BSTC है, PTT है, और भी जो एग्ज़ाम है जहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समास एक ऐसा टॉपिक है हिंदी भाषा में जो हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। जहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो समास तो अनिवार्य है, यूँ मान के चलिए। तो लीजिए, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लियर करने की कोशिश रहेगी कि समझते हुए हम चलेंगे। बात करते हैं समास की। समास है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना। मतलब समास क्या है? पास में करना या मिलाना। संक्षेप का मतलब होता है मिला देना। मतलब कोई बड़ा सा वाक्य है, उस बात को एक छोटे से वाक्य में लाकर मिला देते हैं, उसी को संक्षेप कहते हैं। और समास का मतलब भी यही शाब्दिक अर्थ होता है, संक्षेप करना। परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए, परिभाषा भी यही है। जैसे दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो से अधिक पदों के मेल को, मेल का मतलब होता है जोड़ना, एकता। मतलब दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये तो ही कक्षा 3 वाली परिभाषा जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार में जानने की। मतलब दो या दो से अधिक पदों के बीच आए हुए कारक चिन्ह, मतलब किन चीज़ों को हम संक्षेप करेंगे, किन चीज़ों को हम मिलाएंगे। मतलब वो कारक चिन्ह हो सकते हैं, या फिर अव्यय पद हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य शब्दों का लोप करके जो पदों का संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। मतलब वो कारक चिन्ह हो सकते हैं, अव्यय पद हो सकते हैं, या फिर कोई शब्द हो सकते हैं, कोई पद हो सकते हैं। उन पदों को, उन कारक चिन्हों को, उन अव्यय पदों को जो उनका लोप करके और जो संक्षेप करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, माता और पिता। देखो इधर, माता और पिता, ये जो और शब्द है, इसका हमने क्या किया? इस और शब्द का लोप कर दिया। क्या कर दिया? लोप कर दिया और एक शब्द बना दिया, माता पिता। और यही क्या है? यही प्रक्रिया समास है। ठीक है। और ये शब्द बनकर आ गया माता पिता। आगे हम बात करते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है रसोई के लिए घर। देखो, और शब्द बनकर आया रसोई घर। क्या बन गया? पहले क्या था? रसोई के लिए घर, और उसको संक्षेप करने के बाद में शब्द क्या बना? रसोई घर। ये जो के लिए है, इसका हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया और पद बना दिया हमने, शब्द बन गया रसोई घर। एक और उदाहरण लेते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और ये देखो, चलने वाली, इस पूरे पद का लोप करके शब्द क्या बन गया? रेलगाड़ी। ठीक है। और यही जो प्रक्रिया है, यही क्या है? समास है। कुल मिला के समास में आपको ये याद रखना है, दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं, कारक चिन्ह हो सकते हैं, या फिर अव्यय पद हो सकते हैं, या कोई पद हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं। उन शब्दों का लोप करने के बाद में जो शब्द बनता है वो ही समास है। ठीक है। उदाहरण से हमने जान लिया, जैसे माता और पिता, और शब्द का हमने क्या किया? यहाँ पर लोप कर दिया और शब्द बन गया माता पिता। रसोई के लिए घर, शब्द बना रसोई घर। के लिए का हमने लोप कर दिया। ऐसे ही रेल पर चलने वाली गाड़ी,
उसका हमने क्या किया, रेलगाड़ी के लिए का जो पद है उस पूरे पद का लोप करने के बाद में जो शब्द बन के आया, जो पद बन के आया रेलगाड़ी, वो ही क्या है, समास है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं समास से जो पद बनता है उसे सामासिक पद, मतलब जो समास से जो पद बनता है उसे या तो सामासिक पद कहते हैं या फिर उसे हम समस्त पद कहते हैं। जो समास से जो पद बनता है, समास बनने के बाद में जो पद बनता है उसको या तो सामासिक पद कहते हैं या फिर उसे हम समस्त पद कहते हैं। आगे बात करते हैं, समस्त पद को अलग अलग करने की रीति को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, देखिए इधर, मतलब ये तो हो गया, ये रसोई घर जो है ये तो हो गया सामासिक पद, और इस पद का विग्रह किया वो क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ये तो सामासिक पद हुआ और ये हो गया समास विग्रह इसका। ठीक है, मतलब जो संक्षेप करने के बाद में जो पद बनता है वो तो सामासिक पद, और उसी सामासिक पद का जो विग्रह करते हैं, वापस उसमें कारक चिन्ह जोड़ते हैं या फिर कोई पद जोड़ देते हैं, फिर वो क्या बनता है, समास विग्रह होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आज हम इस क्लास में केवल समास की भूमिका जानेंगे कि समास है क्या, किसे कहते हैं, समस्त पद क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है, विग्रह किसे कहते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। मतलब समास का हम एक सिर्फ सामान्य परिचय जानेंगे कि समास है क्या। फिर वो बात की बात है कि जैसे कि प्रकार, ये वो हर चीज़ आएगी, लेकिन पहले हम समास का सामान्य परिचय देखेंगे कि समास है क्या, कैसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, इस पद को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर चीज़ को जानते हुए, एक एक बिंदु को जानते हुए हम समास को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे नोट है, किसी भी समास पद, समास का होना उसके विग्रह पर निर्भर है। यदि किसी समस्त पद में दो या दो से अधिक समास हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास को वरीयता देनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो जो समास जो होता है उसकी कंडीशन निर्भर करती है किस पर, समास का होना उसके विग्रह पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी पद में समास होगा तो उसकी कंडीशन निर्भर करती है किस पर, समास विग्रह पर। और एक और बात है कि अगर मान लो कोई विग्रह किया हमने किसी पद का और उसमें विग्रह करने के बाद में निकल कर आया कि इसमें एक से अधिक समास है, जैसे मान लो उसमें कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है, द्विगु समास भी है, तो फिर वहाँ पर इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में वहाँ पर फिर कौन सा समास हम वरीयता देंगे, वो देंगे बहुब्रीहि समास की। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि समास का होना उसके विग्रह पर निर्भर करता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि उस पद में एक से अधिक समास आ जाए तो वहाँ पर किस समास को वरीयता देंगे हम, प्रथम वो देंगे बहुब्रीहि समास को। अब उदाहरण से जानते हैं, ये जो नोट है इसको हम उदाहरण से क्लियर करते हैं। और जैसे एक पद है, सामासिक पद है रसकान। क्या है, रसकान। इसका हमने विग्रह किया रस की खान। मतलब यहाँ पर देखो ये की, का, की, के संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। अगला हमने इसी सामासिक पद का विग्रह किया रस की है जो खान, और कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। जान क्या रहे हैं हम, मतलब समास का किस बात पर निर्भर होता है, विग्रह पर निर्भर होता है कि इसमें समास विग्रह पर निर्भर होता है कि इसमें समास कौन सा होगा। देखिए आपके सामने रस खान को हमने रस की खान तत्पुरुष समास, रस की है जो खान कर्मधारय समास, और एक और रस की है खान जो, मतलब बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा अर्थ निकलता है। और अगर मान लो ये शब्द है, इसमें ये चीज़ का तो क्लियर हो गया कि समास का होना उसके विग्रह पर निर्भर करता है। जैसे तीन अलग अलग विग्रह किए इसके समास विग्रह, तो अलग अलग समास हुए। मान लो ऐसे कंडीशन आ जाए कि इसमें एक से अधिक समास हो गया और
सीधा दे दिया कि रसकान में कौन सा समास है, या विग्रह दे दिए, समास दे दिया, ओनली सिर्फ दे दिया कि रसकान में कौन सा समास है। ऑप्शन में दे दिया तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुब्रीहि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया एक से अधिक समास है, तो फिर यहाँ पर हम किसको वरीयता देंगे? सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे इसको, बहुब्रीहि समास को। आगे और समझते हैं, आगे हम जानेंगे। 3 उदाहरण और है हमारे पास में, अहमदाबाद, तिरंगा, अजानुबाहु। देखिए इधर अहमदाबाद, अहमद द्वारा आबाद, कर्ण तत्पुरुष समास हो गया इसमें, ठीक है। इसी पद का हमने एक और विग्रह किया, अहमद द्वारा आबाद है जो, मतलब है जो, कौन सा समास हुआ? ये हुआ एक शहर, और वो है बहुब्रीहि समास हो गया इसमें। मैंने कहा कि समास का होना उसके विग्रह पर निर्भर करेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि समास का जो सामासिक जो पद है उसका विग्रह किस प्रकार से दे रखा है। अगर विग्रह दे रखा है तो उसी के आधार पे हमें समास ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तिरंगा है, 3 रंगों वाला। अब यहाँ पर क्या कर रखा है इसने? संख्या को जोड़ दे रखा है इसने कि तिरंगा कितने रंगों वाला? 3 रंगों वाला। और ऐसा अगर आ जाए, संख्या आ जाए, तो वहाँ पर फिर कौन सा समास होता है? वहाँ होता है द्विगु समास, ठीक है। एक और उसने विग्रह कर रखा है, 3 रंगों का है जो, तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है क्या? राष्ट्रीय ध्वज। और जहाँ पर जो दे रखा है वो अर्थ नहीं निकले और कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट हो, तो वहाँ पर फिर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये हम सारे आगे वाली क्लास में जानेंगे। द्विगु समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है, क्रमधारय समास क्या होता है। सिर्फ अभी हम ये जान रहे हैं कि समास कैसे बनेगा, हम कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा समास होगा, इस विग्रह में इस सामासिक पद का समास विग्रह कैसे किया जाए, और ये विग्रह है तो उसमें कौन सा समास होगा। मतलब हम सिर्फ एक भूमिका बना रहे हैं समास की, कि समास को क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, ठीक है। एक और उदाहरण है, आजानुबाहु, घुटनों तक लंबी भुजाएं, मतलब घुटनों तक अव्यय आ गया। अब लंबी भुजाएं, जहाँ अव्यय पद आ जाए या उपसर्ग आ जाए तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। तो इस विग्रह की कंडीशन में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। एक और विग्रह कर रखा है, घुटनों तक लंबी भुजाएं, जिसकी तीसरा अर्थ निकल रहा है, जिसकी कौन? श्री राम। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है इस समास विग्रह में, इस वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर? आगे हम चलते हैं। किसी भी समस्त पदों में समास का होना शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है। वाक्य में शब्द का जैसा प्रयोग कर देते हैं उसमें वैसा ही समास हो जाता है। नोट को ध्यान से पढ़िए। किसी भी समस्त पद में समास का होना शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी समस्त पद है, उस समस्त पद में समास का होना उसके शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है। और आगे कह रहे हैं कि वाक्य में शब्द का जैसा प्रयोग कर देते हैं उसमें वैसा ही समास हो जाता है। जैसे उदाहरण से जानते हैं, भगवान शिव के त्रिनेत्र को देखकर कामदेव भस्म हो गया। देखो यहाँ पर भगवान शिव को त्रिनेत्र भी कहते हैं, ठीक है। मतलब वो जो कैलेंडर में जो चित्र जो बना दिया कैलेंडर वालों ने, चित्रकार ने, कि भगवान शिव के एक त्रिनेत्र और दे दिया प्रकाश, ये ऐसा नहीं है। मतलब त्रिनेत्र का मतलब ये हो गया कि भगवान शिव में ऐसी है कि वो बैठे बैठे तीनों लोकों को एक साथ देख सकते हैं, तीनों लोकों को जानने की शक्ति रखते हैं, तीनों लोकों को वो तीनों लोकों के स्वामी है। इस वजह से उनको त्रिनेत्र कहते हैं। वो तीनों लोक को एक दृष्टि से देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं ध्यान लगाकर, इसलिए उनको त्रिनेत्र कहते हैं। और कैलेंडर वालों ने क्या किया कि यहाँ पर एक और त्रिनेत्र लगा दिया और एक ऐसा चित्र बना दिया। वो नहीं है, तीनों लोकों को एक साथ देखने की जो क्षमता है वो है भगवान शिव में।
इसलिए उनको त्रिनेत्र कहा गया है। आते हैं उदाहरण की ओर। भगवान शिव के त्रिनेत्र, देखो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर संख्या पे जोर डाला है कि भगवान शिव के कितने नेत्र, त्रिनेत्र को देखकर कामदेव भस्म हो गया। यहाँ पर संख्या पे जोर डाला है, और संख्या अगर जहाँ आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, वहाँ होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। आगे हम चलते हैं, इसी उदाहरण पे और विग्रह किया है। भगवान त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया। मतलब यहाँ पर भगवान का नाम नहीं बताया है, सिर्फ इशारा किया है। मतलब भगवान त्रिनेत्र, मतलब त्रिनेत्र से यहाँ पर संख्या से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है तीसरे अर्थ की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है ये कि भगवान त्रिनेत्र कौन? भगवान त्रिनेत्र का मतलब हो गया शिव। और जहां पर तीसरा ही अर्थ निकल कर आ जाए वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। नोट को एक बार ध्यान से पढ़िए। किसी भी समस्त पद में समास का होना शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है। मतलब हम जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे उसमें वैसा ही समास होगा। आगे चलते हैं और उदाहरण देखते हैं। बाहर पीताम्बर सूख रहे हैं, कर्मधारय समास। बाहर पीताम्बर सूख रहे हैं, पीताम्बर मतलब कपड़े, पीले कपड़े। बाहर पीताम्बर सूख रहे हैं, कर्मधारय समास। जैसा दिया गया है वैसा ही अर्थ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर समास विग्रह से पता लग रहा है बाहर पीताम्बर सूख रहे हैं अर्थात कर्मधारय समास। आगे चलते हैं, इसी वाक्य का, इसी को और समास विग्रह में और अलग अलग शब्दों में इसका विग्रह किया गया है। बात करते हैं, भगवान पीताम्बर ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। देखो मतलब यहाँ पर पीले वस्त्र कौन धारण करता है? वो करता है श्री कृष्ण, और उन्होंने ही गोवर्धन पर्वत धारण किया था। तो कहने का मतलब ये है कि समास विग्रह से यहाँ पता लग रहा है कि भगवान पीताम्बर ने, इस पे ध्यान देना है, गोवर्धन पर्वत धारण किया था। तो मतलब तीसरा ही अर्थ निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर फिर कौन सा समास होगा मेरे दोस्तों? वो होगा बहुव्रीहि समास। एक और विग्रह दे रखा है इसी का। भगवान पीताम्बर ने लोगों की रक्षा की थी, वही। और किन्होंने की थी? वो की थी भगवान श्री कृष्ण ने। और रक्षा किस प्रकार से? गोवर्धन पर्वत उठाकर। तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा? वो ही होगा जहाँ तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, मतलब शब्दों के प्रयोग पर निर्भर करेगा कि इसमें समास विग्रह करते वक्त शब्दों के प्रयोग पर निर्भर करता है कि इस वाक्य में, इस विग्रह में समास कौन सा होगा। कंडीशन देखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, समास में दो पद होते हैं। ठीक है, समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक है पूर्व पद, एक है उत्तर पद। मतलब पहले वाला पूर्व पद, बाद वाला उत्तर पद। आगे चलते हैं। समास में कभी पूर्व पद प्रदान होता है तो कभी उत्तर पद प्रदान होता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूर्व पद ही प्रदान हो। मतलब यहाँ पर समास में या सामासिक पद में दो पद होते हैं, ध्यान रखना, पूर्व पद और उत्तर पद। और समास में क्या होता है कि कभी पूर्व पद प्रदान होता है तो कभी उत्तर पद प्रदान होता है। ठीक है, और आगे है तो कभी दोनों पद क्या होते हैं? तो कभी दोनों पद अप्रदान होते हैं। दोनों पद कभी कभार अप्रदान हो जाते हैं। तो फिर उस कंडीशन में तीसरा ही अर्थ निकल कर आता है और फिर वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जहाँ पर दोनों पद अप्रदान होंगे तो स्वाभाविक है कि कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आएगा, और जहाँ तीसरा अर्थ निकल कर आएगा तो वहाँ पर मेरे दोस्तों कौन सा समास होगा? वहाँ होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है,
और लीजिए आपके सामने समास का चार्ट जो है वो है पदों के आधार पर समास के भेद हैं, वो है 4। कितने हैं? 4 पदों के आधार पर। सामान्यतः देखो समास के 6 भेद हैं सामान्यतः, लेकिन पदों के आधार पर आ जाए तो फिर 4 भेद होते हैं। जो कौन कौन से हैं जानते हैं? अव्ययभाव समास, जहाँ कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, मैंने कहा ना कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, और जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ध्यान रखना, पूर्व पद प्रधान हो अव्ययभाव समास, उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास, और जहाँ दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, मतलब माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, मतलब दोनों पद क्या है? प्रधान है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और जहाँ दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो, तो फिर मैंने कहा था कि जहाँ दोनों ही पद अप्रधान होंगे वहाँ पर फिर कौन सा समास होगा? वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आएगा या फिर तीसरा अर्थ प्रकट होगा, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। समास के वैसे 6 भेद हैं, जो है अव्ययभाव समास जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास जो हम जानेंगे संख्या होती है इसमें, क्रमधारय समास जहाँ विशेषता और विशेषण वगैरह बताया जाता है, द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास जहाँ दोनों पद अप्रधान होते हैं। इन समास को हम एक एक करते हुए जानेंगे डिटेल से, उदाहरणों के माध्यम से, और कौन से समास में किस कंपटीशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले के पुराने क्वेश्चन आए हुए वो भी जानेंगे, और आने की संभावना किस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है वो हम एक एक समास को डिटेल से जानेंगे। वो जानेंगे मेरे दोस्तों अगली क्लास में। आज तक के लिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। सिर्फ आज की क्लास में हमने ये जाना है कि समास की भूमिका बनाई है कि समास कहते किसे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेंड कैसे करना है, समास विग्रह कैसे किया जाएगा, समास विग्रह पे ही शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, शब्दों का जैसा प्रयोग होगा वैसा ही उसमें समास होगा। ये सब कुछ हमने जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आप समास को समझ पाए होंगे, और कल की क्लास में हम अव्ययभाव समास लेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।